नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी सब कुशल होंगे। तो आज मैं आपको दशम श्रेणी की जो पाठ है चप्पल, उसका सार समझाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं जो पाठ है उसको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगी। तो चप्पल कहानी जो है वह कावटूरी वेंकट नारायण राव द्वारा रचित कहानी है, जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को उजागर किया गया है। लेखक हमेशा ही उन्होंने गुरु जी को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। मतलब यहाँ तक ईश्वर से, माता पिता से भी सर्वोच्च स्थान उन्होंने गुरु जी को दिया है। तो यहाँ का मुख्य पात्र जो है रंगिया है, जो पेशे से मूची है। वह चप्पल सीने का काम करता है। तो वह कम से कम कुछ ना हो तो 50 सालों से इसी पेशे में है। और उसका एकमात्र बेटा, मतलब उसके 5 संतान पहले ही गुजर चुके हैं, और ये जो छठवां पुत्र है जिसका नाम है रमन, तो उसे वह पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहता है। तो इसीलिए वह खुद एक झोपड़ी में रहता था। जिस इलाके में रहता था वह इलाका बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसीलिए वह पाठशाला में जो गुरुजी हैं वह गुरुजी के पास ही उसे शिष्य के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए उसे वहीं भेज दिया करते हैं। तो वो जो भी पैसा मतलब रोजगार करता था चप्पल सीकर, तो वो पैसा वो क्या करता था, गुरुजी को जाकर देकर आता था, जिससे उसकी भविष्य अच्छी बने, उसके पुत्र का। तो एक दिन क्या होता है, रंगिया का पुत्र जो रमन है वह गुरुजी का चप्पल लेकर आता है सीने के लिए। तो रंगिया जब देखता है चप्पल की हालत बहुत ही शिकस्त थी। ऐसा लगता था चप्पल क्या है, दादा परदादा के ज़माने की है। मगर चूंकि वह गुरुजी का था तो वह यही कसम खाता है कि वह अगर ज़रूरत पड़े तो वह अपना चमड़ी को उतार कर उस चप्पल को ठीक कर देगा। तो इस प्रकार वह चप्पल उसको ठीक करने में लग जाता है। उसके बाद वह पाठशाला जाता है। उसे पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट है। वो पाठशाला में जाकर यह भी देखता है कि बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं, और उसके अंदर भी पढ़ने की जागरूकता होती है। अब वो मास्टर जी से ये भी पूछता है कि वो भी पढ़ सकता है नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, उसमें भी पढ़ने की काफ़ी इच्छा है। तो इस प्रकार वह गुरुजी को कुछ पैसे देते हैं जो उसके पढ़ाई के खर्च के लिए थे। वह उसके बाद लौटता है और चप्पल को वह अपने घर के अटारी में, वह झोपड़ी में रहता था, तो वह झोपड़ी की अटारी में वह चप्पल रख कर वह खाने के लिए निकल जाता है, दोपहर का भोजन खाने के लिए। अब भोजन खाने के बाद वह थोड़ा सुस्त हो जाता है, थोड़ा लेट जाता है। इतने में खबर मिलती है कि झोपड़ी में आग लग गई है, उस इलाके में आग लग गई है। तो वह तब दौड़ते हुए जाता है, जाकर देखता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। कोई भी उस घर के अंदर उसकी झोपड़ी में घुसने को तैयार नहीं था। वह ये भी बच्चों से कहता है कि वह पैसा देगा अगर कोई मास्टर जी का चप्पल निकाल कर दे। मगर जब कोई नहीं निकलता तो वह खुद जलती हुई झोपड़ी में घुस जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। तो अब जब दमकल वाले आते हैं, आग बुझाया जाता है, तो लोग देखते हैं कि रंगिया जो है वह मरा पड़ा हुआ, चित होकर पड़ा हुआ है, और मास्टर जी का चप्पल ज्यों का त्यों सलामत है। वह चप्पल के ऊपर ही लेटकर क्या करता है, मास्टर जी के चप्पल को बचा लेता है। अगर उसके मरने को किसी ने देखा था तो वह था ये मास्टर जी का चप्पल। तो मेरे ख्याल से सारा आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे अभी पाठ पढ़ाएंगे। पृष्ठ संख्या आप 115 खोलिए, ठीक है, 115 खोलिए। दो पुराने चप्पल सामने गिरे धड़ाम धड़ाम। तो यहाँ पर क्या है, रंगिया चप्पल सी रहा था, तो उसका बेटा दो चप्पल, यहाँ पे क्या है, गुरुजी का चप्पल वह लेकर आता है। रंगिया चप्पल सी रहा था, सिर उठाकर देखा, पैर के अंगूठे के नीचे एक चप्पल दबाकर सी रहा था। वह सुई लगी हुई थी और धागे का लच्छा खुला हुआ था। एकाएक उसका काम रुक गया। 8 साल का उसका बच्चा रमन सामने दिखाई दिया। तो रमन जो है, उसकी उम्र कितनी थी, अंडरलाइन करना, 8 साल। रमन कौन था, उसका बच्चा था, और उसकी उम्र कितनी थी, 8 साल की थी। सामने दिखाई दिया। वह इसी साल स्कूल में दाखिल हुआ था। तो इस साल वह स्कूल में मतलब एडमिशन उसने करवाया था। 8 साल का बच्चा है। क्यों रे रमन, पिताजी कहते हैं, क्यों रे रमन, यह चप्पल कहाँ से लाया? बच्चे की ओर घूरते हुए रंगिया ने पूछा।
रमन के कंधे पर किताबों का बस्ता लटक रहा था। और एक लाइन अंडरलाइन करो, रमन के कंधे में क्या लटक रहा था? किताब के बस्ते। अंडरलाइन करना, किताबों का बस्ता को अंडरलाइन करोगे। उसमें कौन सी किताब थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक पाटी, पहाड़े किताब आदि थे। तो उसके बैग में क्या क्या था? बस्ते में क्या क्या था? एक तेलुगु की पहली पुस्तक, क्लास 1 का जो है किताब थी पाटी, पाटी जिस पर लोग मतलब बच्चे पाठशाला में बैठते हैं। पहाड़े यानी टेबल का जो किताब होता है, पहाड़ी किताब आदि थी। ठीक है, मैथ्स का जो टेबल का किताब होता है उसे हम पहाड़ी किताब कहते हैं। ये सब चीज़ें उसे मुफ्त दी गई थी। तो उसके पास जो किताबें थी, पाटी थी, सब कुछ उसे मुफ्त दी गई थी पाठशाला से। रमन ने बस्ता हाथ में ले लिया। हमारे मास्टर साहब के हैं। तो चप्पल देते हुए उसने क्या कहा था? ये चप्पल किसके हैं? मास्टर साहब के हैं। मास्टर साहब के ठीक कराकर जल्दी लाने को कहा। तो मास्टर ने क्या कहा? चप्पल जल्दी से ठीक करवा लो, और ठीक करवा के क्या है, चप्पल पहुंचा देना है। अपने अंगूठे से ज़मीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमन ने कहा। रंगिया का मुंह एकदम चमक उठा, झुर्रियों की परतें खुल गई। तो मास्टर जी का चप्पल पाकर तो वे तो एकदम से मानो गुरु जी का चप्पल है ये सोच के उनके मुंह में क्या है, जो झुर्रियाँ हैं वह खिल जाती है, मतलब मुंह में खुशी आ जाती है, हंसी आ जाती है। झुर्री की परतें खुल गई। क्या कहा? मास्टर साहब के हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहते हुए उनको हाथ में ले लिया और कहा, ये कैसे चप्पल हैं तुम्हारे मास्टर साहब के? अब चप्पल जो है हालत बहुत ख़राब थी। बोले दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। तो चप्पल कब के दिख रहे हैं? दादा परदादा के, इतने पुराने, मतलब घिस चुके हैं चप्पल, उस चप्पल का और कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए वे कहते हैं कि ये चप्पल तो पता नहीं मास्टर जी का चप्पल कैसा है, एकदम दादा परदादा के एकदम पुराना लग रहा है। मुझे क्या मालूम, रमन बोलता है। यहाँ ठहरने की उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। अब रमन वहाँ ठहर कर क्या करेगा? तो वो क्या करता है, बच्चा है, चप्पल रखता है और चले जाना चाहता है। मुझे क्या मालूम। वे चप्पल इतने ख़राब हैं कि ठीक करना बहुत मुश्किल था। चप्पल मैंने कहा देखकर ही क्या रंगिया ने क्या कहा था, दादा परदादा के लगते हैं। तो वह देखकर सोचता है बाप रे बाप, इस चप्पल को मैं ठीक कैसे करूँगी, इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया था, चप्पल का जो चमड़ा है वह पूरी तरह घिस गया था। अंदर के सब गत्ते बाहर निकल आए थे। उसकी सारी सिलाई टूट फूट चुकी थी। रंगिया के शरीर की हड्डियों का ढांचा, तो चप्पल की तुलना किससे की गई थी? रंगिया की जो शरीर है एकदम उससे की गई थी, क्योंकि वह थक चुका था, उम्र हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। तो उसके शरीर के हड्डियों के साथ चप्पल की तुलना की गई थी। वह अपने आप को कहता है कि उसकी शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। उसके बगल में पानी का डिब्बा रखा हुआ था। इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रे रमन। तो कहता बाप रे, चप्पल का जो हालत है उससे अच्छा क्या है, मास्टर जी को कहना कि नया चप्पल बनवा ले। इसमें जो खर्च मतलब मेहनत है उससे तो नया चप्पल करवा लेना। चप्पल पानी में भिगोते हुए रंगिया ने कहा। मास्टर साहब ने मना किया था बापू। तब रमन कहता है, मास्टर जी ने कहा है नया चप्पल नहीं चाहिए, इसी को ठीक करवा देना है, इसी को ठीक करा कर लाने को कहा है। अभी चाहिए जल्दी, रमन ने कहा। रमन ने क्या कहा? चप्पल अभी चाहिए, जल्दी ठीक कर दीजिए। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे को निकल गई। वह इसी की तरफ देख रहा था। रंगिया चप्पलों को बड़े गौर से देख रहा था। तो रंगिया ये सोच रहा था कि चप्पल को वो कैसे ठीक करे, कहाँ से शुरू करे, क्योंकि उसकी हालत मैंने क्या कहा था, बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। सिर झुकाकर चप्पलों के बजाय उसे किसी दूसरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। वह उसी जगह पर पिछले 50 साल से पेशा करता हुआ आ रहा है। तो वह कितने सालों से मोची का काम कर रहा है, मतलब उसी जगह पर बैठे वह क्या कर रहा है, चप्पल सी रहा है पिछले 50 सालों से। संसार बहुत कुछ बदल गया। तो संसार में पिछले 50 साल से वहाँ बैठे हुआ मोची का काम कर रहा है। दुनिया में सब कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। तो इसको अंडरलाइन करो, संसार में बहुत कुछ बदल गया है मगर उसकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। 50 सालों से वही बैठे क्या कर रहा है, मोची का काम कर रहा है। 116 खोलिए पृष्ठ संख्या।
अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है रे, शाम तक जो कुछ भी होगा मैं कर दूंगा। तू स्कूल से भाग भाग तो नहीं आया? चप्पल के बहाने बेटे की तरफ कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। तो यहाँ पर क्या है, वो सोचता है कि इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है, शाम हो जाएगा मैं पहुँचा दूंगा। और कहीं तू स्कूल पाठशाला से भाग के तो नहीं है? नहीं, घंटी हो गई तब आया। ठीक है तो जा अब। रमन ने न हिला न डुला। बापू बापू वह फुसफुसाने लगे। अभी उसे कुछ चाहिए, इसीलिए वह बापू को बापू बापू पुकारने लगता। क्या है रे बापू? बापू फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। क्या है रे, क्या चाहिए? कुछ खींचते हुए पूछा रंगिया ने। रंगिया को बात समझने में देर नहीं लगी कि वह क्या चाहता है। रंगिया आखिर उसका बाप है, उसे समझ में आ गया कि उसे क्या चाहिए। वह हंसा, सोचा आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। तो बाप को समझ में आ गया बेटे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ। ये उसे अंडरलाइन करना, कितने बच्चों के बाद रमन पैदा हुआ? 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ। और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ चल बसी। बस रमन के पैदा होते ही क्या हुआ, उसकी माँ भी चल बसी थी। तब से उसको वह बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस रहा है। रंगिया कभी भी उसका मन नहीं दुखाता, तो कभी भी उसका मन नहीं दुखाता था। क्या रे, पैसा चाहिए क्या? पैसा? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। उसने बनियान की जेब से चिल्लर निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का लेकर बाकी पैसे फिर जेब में डाल लिए। फिर अंडरलाइन करो कि रंगिया ने रमन को कितने पैसे दिए? 5 पैसे दिए। अंडरलाइन कर लेना। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था। सारी दुनिया उसको 5 पैसे के रूप में दिखने लगी। तो बस खो गया कि 5 पैसे से वह क्या करेगा, क्या खरीदेगा। उससे रहा नहीं गया, झट से अपने बाप के हाथ से 5 पैसा छीन कर दौड़ा। तो वह क्या करता है, 5 पैसे जो है वह छीन लेता है और वहाँ से दौड़ जाता है। और दौड़ते दौड़ते बोला, बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो वो 5 पैसे लेता है और स्कूल चला जाता है। अरे देख इधर, देख रे रमन, रंगिया ने जोर से पुकारा, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब पिताजी बुलाते, अरे रमन रमन बेटा रुक जा, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 पैसे मिल गया, वह दौड़कर फिर से पाठशाला चला गया। वह अपनी खुशी में भागे जा रहा था। बच्चे के हाथ में पैसा भर दिया कि जाने वह किस लोक में पहुंच जाता है, रंगिया ने सोचा। रंगिया देर तक उसी तरफ देखता रहा जिधर रमन भाग कर चला गया था। फिर होश में आया तो उसको हंसी आ गई। उसने गर्व का अनुभव किया कि उसके भी एक बेटा है और वह दूसरे बच्चों की तरह बेकार में वक्त न गवाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। तो पिताजी को बहुत गर्व महसूस होता है कि उसका बेटा दूसरों बच्चों की तरह नहीं है। वो जिस पल्ली में रहता है, झोपड़ी में रहता है, वहाँ के इलाके बच्चे जो हैं अनपढ़ हैं, तो उसे अच्छा लगता है कि कम से कम वह उन बच्चों की तरह नहीं है, ये पढ़ लिख रहा है। उसका मन एकदम पिघल गया और वह पिघला हुआ मन खुशी के आंसू के रूप में गालों पर बहने लगा। रंगिया की सारी आशाएं रमन पर है। तो वह जो कुछ भी कर रहा है, मेहनत करके जितने भी पैसे वह रोजगार कर रहा है, वह रमन के लिए ही कर रहा है। वह चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े। ये अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वह चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बन जाए और उसके कुल वालों में अच्छा नाम कमाए। तो यहाँ पे रंगिया क्या चाहता है कि उनके परिवार में, उनके कुल में वह बहुत ही बड़ा नाम कमाए, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। रमन की खुश नसीबी थी कि मास्टर साहब अपने यहाँ उसको खाना देकर पढ़ा लिखा रहे हैं। तो वहाँ पर रमन जो है मास्टर जी के पास रहकर ही पढ़ रहा है। मास्टर जी के पास सारी किताबें मास्टर जी ही किताबें दे रहे हैं, उन्हीं के पास रहता है, खाना भी खाता है, सब कुछ जुगाड़ जो है मास्टर जी ही करके देते हैं। उनका ऋण किसी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। तो मास्टर जी इतना कुछ कर रहे थे, इसका ऋण जो है किसी भी प्रकार चुकाया नहीं जा सकता। रंगिया का हृदय कृतज्ञता से भर गया। चटसार चलाने वाली इस मास्टर साहब का रूप आंखों के सामने घूम गया। तो मास्टर जी कैसे दिखते हैं, इसको अंडरलाइन करो। गोरा शरीर, सिर पर एक छोटी सी चोटी, मस्तक पर भस्म की रेखाएं, चंदन का तिलक, धोबी की धुली हुई धोती, कंधे पर खादी की दुशाला। तो यहाँ पे मास्टर जी कैसे दिखते थे, गोरे थे, माथे पर चुटकी थी, ठीक है, चोटी जिसे कहते हैं। मास्टर यहाँ पे माथे पर क्या है, भस्म की रेखाएं लगाते थे और चंदन का तिलक
ठीक है, और धोती जो है वह धुली हुई थी। तो इसको आप अंडरलाइन करोगे। कंधे पर हमेशा कैसा बस्ता रखते थे? खादी का दुशाला, मतलब शॉल जो रखते थे वो खादी का था। तो रंगैया के मन में आया कि एक बार उनके सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया जाए। तो वे मतलब गुरुजी को भगवान से भी ऊंचा मानते थे, तो वे सोचते थे मास्टर जी के पास जाकर एकदम लेटकर साष्टांग मतलब लेटकर प्रणाम करें। उसकी यह भी इच्छा हुई कि रमन वहाँ कैसे पढ़ लिख रहा है वह यह भी एक बार देख ले, पढ़ लिख रहा है या नहीं यह भी वह देखना चाहता था। एक बार स्कूल की तरफ चला जाए तो ये दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अगर वह स्कूल चला जाता है तो क्या है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाजू में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ के रेडियो के सीलोन के फिल्मी गीत सुनाई दे रहे थे। रेडियो के गीत वह सुन रहा था। रंगैया ने उस तरफ देखा। चाय बना रहा था चौड़ी पट्टियों वाला बनियान पहने हुए एक युवक। एक सिंगल चाय, तो वह क्या मांगता है? एक सिंगल चाय, एक चाय। रंगैया ने उसकी तरफ देखकर कहा। चाय के आने तक वह छोटा मोटा काम करता रहा और इससे 1 रुपया मिल गया। तो क्या है, छोटा मोटा जो काम कर रहा था उसे कितना पैसा मिला? 1 रुपया मिल गया। जूते को पॉलिश करना है, साइकिल का एक टायर ठीक करना। तो उसे क्या क्या काम करना था? जूते को पॉलिश करना है, साइकिल का एक टायर ठीक करना है, चप्पल सी देना है, जूतों की एड़ी में नाल ठोकना है। ठीक है, तो जूते की नाल जिसे क्या बोलते हैं, घोड़े के पाँव में रहता है नाल, तो उसको क्या है ठोकना है। जूते के नीचे नाल ठोका जाता है जिससे जूता नहीं घिसता है। 5 मिनट तक बड़े आराम से बैठकर वह रुक रुक कर चाय पीता रहा। फिर उस गिलास में 7 पैसे डाल दिए। तो गिलास में कितने पैसे डाले? 7 पैसे। तो चाय का पैसा कितना दाम का था? 7 पैसे डाल दिए। रंगैया ने दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर ले गया। तो यहाँ तक आज रहने दीजिए, इसके बाद हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। आशा करती यहाँ तक आपको समझ में आया। अगला पार्ट में फिर शुरू करने जा रही हूँ।